परछाई से भी नफरत की जाती है, उनको आदमी भी नहीं समझा जाता। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, यहाँ हुक्मरान कौन था? अंग्रेज था। ना वो आपकी भाषा जानते थे, ना आप उनकी भाषा जानते थे, उनसे आपका कोई संबंध नहीं था। ये भी एक समझने की जरूरत है। हम आपस में एक दूसरे की बोलचाल से तो वाकिफ हैं, जुबान से तो वाकिफ हैं, उनके साथ ना वो हम उसकी भाषा जानते थे, ना अंग्रेजों को आपके देश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता था। क्योंकि यहाँ भी अगर पार्टी में बात देख रहे हैं ना, तो आप एक बात तो नोट करेंगे कि जो फोन कर करके मुझे बड़े बड़े अधिकारियों को ये बताते रहते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वही लोग जीत में रहते हैं। वहाँ कौन बताता था अंग्रेजों को? ये लोग जो उनके नज़दीक होते थे, कास्ट हिंदू लोग, यही जो ना जो डोमिनेटेड कास्ट के लोग थे, वही उनके आगे नहीं रहते थे, वही जो उनको बताते थे। तो आप ये बात देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने मई 1916 में अमेरिका में खड़े होकर ये बात बताई कि हम इस देश में गुलामों, ये देश गुलाम है अंग्रेजों, हम गुलामों के भी गुलाम हैं, हम तो जो है ना 6000 से ज़्यादा में जातियों में बटे हुए लोग, और हमें कोई हक है ना हकूक है ना हमारे पास, तो हम तो बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है, हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। और आप एक बात जानते हैं कि ये 1916 में नहीं, आज भी अमेरिका दुनिया का धड़ेदार बना हुआ है। अभी आपके सामने है, ये कर रहे थे ये स्ट्राइक, ये मूवी, और वो अगला ट्रम्प डंके की चोट पे कहता है कि मना कराया समझौता, इनका दोनों का डंडा दे के कहने नहीं लग रहा आपके सामने। मतलब वो कहने लग गया, इनकी झूठ उजागर हो रही है, ये जो है ना, ये कहते हैं, ये रोज इनकार करते हैं। उसने नहीं कहा, फिर भी उसकी सेहत पर कोई असर नहीं, वो डंके की चोट पे कहने लग रहा। तो अमेरिका आज भी दुनिया का धड़ेदार बना हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी 1916 में, ये उन्होंने बता दिया। तब अंग्रेजों के कान में ये बात पहुंची कि यहाँ तो मामला ही दूसरा है, कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनको आदमी नहीं समझा जाता। उससे पहले नहीं कोई समझता था, ना पता था अंग्रेजों को। 1917 में बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ लिख कर वहाँ से अमेरिका से वापस आ गए। उन्होंने प्रधानमंत्री को बकायदा लिखना शुरू किया, वैसे नहीं बैठे, वो लिखना शुरू किया और उनको सारी बातें कही। हम गुलामों के भी गुलाम हैं, अंग्रेजों हमारी तरफ ध्यान दो। तो यहाँ 1918 में साउथ बोरो कमीशन आया। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ आपको। साउथ बोरो कमीशन ये देख के गया कि क्या यहाँ गैर बराबरी है, भेदभाव है, क्या यहाँ का लुहार है, कुम्हार है, चमार है, सुनार है, क्या वो पिट रहे हैं। उन्होंने सारी बात देख के गई। 1928-29 में यहाँ कौन आया? सर साइमन आया, साइमन कमीशन आया। सर साइमन, जॉन साइमन उस कमीशन के हेड थे, उसका नाम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूटरी कमीशन, और बाबा साहब अम्बेडकर उस कमीशन के सेक्रेटरी थे, जो बाद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी बना, क्लेमेंट एटली, और जो ना बहुत सारे 3-4 उसके सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर उसके जो है ना उस कमीशन के मेंबर सेक्रेटरी थे। और साइमन के साथ वो हर जगह गया। देखिए, एक बात और समझने की जरूरत है, मैं आपको ये सुना चाहता हूँ। आप लोग बड़े गंद में भी, मैं असलियत का नहीं पता आप लोगों को। वो कमीशन देश की हर जो है ना शहर में गया, हर राजधानी में गया, भोपाल में गया, मद्रास में गया, लखनऊ में गया, कलकत्ता में गया, बॉम्बे में गया, और मैं ये कहता हूँ हर जगह, हर राजधानी में गया। तो लाठीचार्ज पंजाब की राजधानी लाहौर में क्यों हुआ? समझिए आप इस बात को। क्योंकि यहाँ वो लाला लाजपत राय है ना, जिसको ये कहते हैं, वो यहाँ, क्योंकि ये साइमन गो बैक का नारा लगा ही रहे थे।
वो हर जगह लग गया, बॉम्बे में भी लग गया, कलकत्ता में भी लग गया, मद्रास में भी लग गया, और भोपाल में, मैं ये कहता हूँ कि हैदराबाद में, सब जगह लग गया। लेकिन यहाँ उसने ये कहा कि जो कुछ ये करा रहा है ना, ये सारा सिस्टम ये करा रहा है, ये सांप है, इसको मार लो। बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ उसने इशारा किया, तब उसको जो ना लाठीचार्ज का हुक्म देना पड़ा। और आप एक बात जानते हैं कि ये लोग जो है ना कोई कड़े अपने नहीं है, ये तो मुझसे भी नहीं मार सकते। उसके एक डंडकी पड़ी थी, वहीं ढेर हो गया, मर गया उसको जो है ना इन्होंने। क्योंकि अपने वालों को तो ये आज तक भी आपने देखा गया, मैं ऐसी भाषा का यूज कर रहा हूँ कि ये तो अपने वालों के तो चुतड़ा की लगा, ये कह देते हैं कि हमारा तो ये खंदा बन गया, ये हकीकत है। और इन्होंने उसको पंजाब केसरी बना के रख दिया। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने आप लोगों के लिए जंग लड़ी 30, 31, 32 में, यहाँ 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पिछड़ों के लिए हक मांग के, हक लेके बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ उतरे। एक बात और समझ लेनी चाहिए पिछड़ों को, आज क्या करते हैं ये कहते हैं दलित है, या जैसे आम कह देते हैं या तो चमारों की पार्टी है, ये फलानों की पार्टी है, ये टिकड़ों की पार्टी है। आप सुनने को मिलता है ना आपने, ये हकीकत आप लोगों को पता होना चाहिए। नो डाउट हम जो है ना, जब ये बाबा साहब अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे, हम जातियों में तो बट रहे थे। हम लुहार, कुम्हार, चूड़े, चमार, तिल्ली, धोबी, मनियार, ये तो थे। लेकिन दलित पिछड़े कुछ नहीं थे, हम सारे पिछड़े थे, हम सारे बैकवर्ड थे। ये तो जब 30, 31, 32 में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मिला, वहाँ मिला कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड को गांधी ने, उसकी कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया। तो 1932 में फिर जो है ना एक फैसला होता है पूना की एरोदाजेड़ में, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जा रहा है। और वो आधार बना रिजर्वेशन का कि भाई हम तुम्हें वो रख नहीं दे सकते, लेकिन आपको आरक्षण दे सकते हैं। और आरक्षण के लिए तो आपने लिस्ट बननी थी। तो क्या हुआ डायमंड कि जब लिस्ट बननी शुरू हुई तो हमारे बहुत सारे ये भाई पिछड़े समाज के लोग आगे ही नहीं आए, नहीं नाम लिखवाए, क्योंकि हमें भगाया जाता है बड़े पैमाने पे, हमें गुमराह किया जाता है बड़े पैमाने पे। और उसमें जो है ना ये सारे लोग जो है ना वहाँ 2 जगह बट गए। जो जातियों को वहाँ रिजर्वेशन मिल गई 1932 में, 35 के एक्ट के तहत रिजर्वेशन मिली। फिर 1935 में कानून बना। अब कोई चीज़ देनी है तो उसकी मुनादी की जाएगी, कोई आदेश जारी किया जाएगा, तभी मिलेगी वो चीज़ राजेश, वैसे तो नहीं मिलेगी। तो 1935 के एक्ट में, 35 के एक्ट में जो लिस्ट लगी, जो जातियाँ शेड्यूल में आई, वो शेड्यूल काट के ला रही है। ओबीसी क्यों कहा जाता है? जो अदर पिछड़े बच गए, जिनको 1932 में पिछड़े समाज को रिजर्वेशन मिल गई, वो तो SC कहला रहे हैं। बाकी जो अदर पिछड़े बच गए, ओबीसी बच गए, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए प्रावधान किया। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है आप लोगों को कि हम जो SC-BC के लोग हैं ना, वो एक हैं। और इसीलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये कहा कि भाई 6000 से ज़्यादा जातियों में बटे हुए जो लोग हैं ना, उनका नाम बहुजन समाज है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बहुजन समाज बनाने की हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम ये असलियत जाके कह रहे हैं। मैं बहुत बार ये कहता रहता हूँ कि आप सुनिए, आप कैडर लगाइए, हम सारी बात आपको बताएंगे, ताकि आप जाके जो ना उस समाज को, जो गुमराह है समाज, उसको जो ना बता सकें कि हम कौन हैं। तभी हम ये कहते हैं कि हम कैडर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि बीएसपी क्या है, बीएसपी बनाने वाले लोग कौन है, और बीएसपी क्या करना चाहती है। हम तो ये भी नहीं जानते आज तक, क्या पता है राजेश हमने? क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ तो जिसको भी सुनते जी, ये बात आपने सही कही, दुरुस्त है। राजपाट के लिए हम क्या कर रहे हैं? राजपाट के तो लड़ाई लड़ रहे हैं। चले तो हम शेर का शिकार करने हैं, लेकिन हथियार तो हमारे पास गादड़ मार के भी नहीं, कुछ भी ले चल, ठीक है ना। हम अपनी ताकत को दूसरी जगह वेस्ट कर देते हैं, वहाँ लगा देते हैं। अगर हम सारे मिलकर जो ना, जितना समय आप यहाँ दे रहे हैं, अगर यहाँ देना शुरू कर देना,
मैं ये कहता हूँ कि हम 4 लोगों को और जोड़ के जो है ना अपनी बात को जो है ना बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और आप लोगों ने बढ़ाई है, कोई मैं ही अकेला था के क्यों सरदार जी था अकेला। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बनी, किसने बनाई है? आप लोगों ने तो बनाई। अरे आप लोग ही थे तो जिन्होंने वोट देकर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बना दी। चलो ठीक है, एक बात रही होगी कि जैसे आज समझाने के लिए डायमंड हम आ गए बीच में, कोई बात 4 बातें तो बता दी होगी, लेकिन आप लोगों ने भी कुछ किया है इसमें, अब नहीं किया है। और मैं ये कह रहा हूँ आप जब तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बना सकते तो और जोर लगा दो, 1 नंबर की नहीं बन जाएगी क्या? यही तो बात देखने की सोचने की तो यही तो है, वही है भाई, यही बात है। लेकिन मानते तो नहीं लोग। आप तो मानो, मैं तो ये कह रहा हूँ आप नहीं मान रहे। आप ही कहते हैं आपने सशक्त भी समाज का कह दिया। आप लोग ये समझो कहीं नहीं, एक्चुअली महाभारत में कहावत है, मतलब वो गुरु द्रोणाचार्य है, उनसे पूछ रहा था भाई वो चिड़िया बैठी है इस नब्बे है, इसकी आंख में तीर मारना है। पूछा वो मेरे पर कैसे, कौन? दुर्योधन के धृतराष्ट्र न जो भी था। अब क्या नजर आ रहा है? कहता जी ये वृक्ष के फल फूल पत्ते सब कुछ नजर आ रहे हैं, ये ब्रह्मांड नजर आ रहा है। कौन सी जगह पहुंच रहा है? वो कहते हैं कि भाई अर्जुन ने जाके, हम बात लंबी नहीं करते, अर्जुन ने जाके ये कहा, अर्जुन ने फिर लास्ट में ये कहा कि मुझे तो इस चिड़िया की आंख नजर आ रही है। अगर आपको देश की सत्ता में काबिज होना है ना, तो आपको जो है ना वो निशाना नजर आना चाहिए, और बाकी सारी बातों को छोड़ कर भूल जाओ। अदरवाइज हम जब तक हम जो है ना हमारा कोई टारगेट नहीं होगा, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों अध्यक्ष जी? हम टारगेट तो फिक्स करके चलेंगे कि हमने जो है ना टारगेट बनाना है। जब तक टारगेट ही हमारे पास नहीं होगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो साथियों, मैं ज़्यादा बात ना कह के, मैं आप सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपकी एक चाहत है कि आपकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन उस सरकार बनाने के लिए आप लोगों को कुछ न कुछ योगदान देना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा समय मांगता हूँ। मैं एक ही बात कह के ज़्यादा नहीं करता। मैं रसूलपुर गाँव है, वहाँ चला गया, उन्होंने बूथ कमेटी बनाई। बूथ कमेटी, एक बूथ का गाँव था, 6 व्यक्ति बना दिए। मैंने उनको एक ही बात कही, भाई मैं आओ साथियों, 6 लोग खड़े हो जाए, मैं आपको काम दे के जाता हूँ। और उनको मैंने कहा कि आप सिर्फ सप्ताह में 1 घंटे का समय दे दो पार्टी के लिए, दिहाड़ी करो, मजदूरी करो, जहाँ मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, क्योंकि आखिर हम कौन लोग हैं? हमने कमा के खाना है ना। मैंने कहा आप लोग कमाइए, सिर्फ 1 सप्ताह में 1 घंटे का समय दे दो, मगर मुझे ये बताओ आप आपके गांव में कितनी बरादरी हैं? कहते हैं जी 10-12। 1 सप्ताह में 1 बरादरी में आप जाइए, सबसे पहले कश्यप समाज में घुस जाओ, उनको तैयार करो, फिर चमार समाज में चले जाओ, फिर वाल्मीकि समाज में चले जाओ, फिर लोहार समाज में चले जाओ, फिर ब्राह्मण समाज में चले जाओ। तो आप ये बताइए कि 1 महीने में कितने लोगों में जा सके? कहता है जी 4 बरादरियों में, और मगर पूरा गांव कहता है जी 3 महीने में कवर कर देंगे। मैं 3 महीने में सारे गांव में खड़े कर दोगे आप? बोले बात तो ठीक है। तो हम हर